गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक औरत अपने शादी के पहले और शादी के बाद कितने कठिनाई भरे रास्तों से चलकर जीवन को व्यतीत करती है। इसी रास्तों पर उनके कुछ साथी मौजूद होते हैं, भाई बहन के रूप में, पापा मम्मी के रूप में और उनके जो बाकी रिलेटिव्स हैं उनके रूप में। तो इन्हीं के साथ ना वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है और इनके साथ जो यादें उनके पास मौजूद है उनको लाइफ टाइम, उनको जीवन भर वो अपने साथ में संजो के रखती है। इसी तरीके से क्लास 12 का सेमेस्टर 3 जो पहला पोएम है आवर कैसुलर ट्री, ये हमें दिखाता है कि कैसे तोरू दत्त एक जो लिरिकल पोएम इसको लिखते हुए अपने एक पेड़ जिसका नाम है कैसुलर ट्री, उससे अपने रिश्तेदारों, अपने अपने भाई बहन और उनके जो बाकी सदस्य हैं उनमें जो नॉस्टैल्जिया पैदा करती है उनके माइंड में, जो उनके पुराने बातों को जो याद करती है ना, ये हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा। देखिए, नाम में ही एक बहुत ही अपनापन है ना। नाम में क्या, आवर कैसुलर ट्री, हमारा अपना कैसुलर ट्री। मतलब क्या, जो हमारी कवित्री है वो एक सब्जेक्टिव मोड में एक अपनेपन से इस कविता को लिखा है ना। तो यहाँ पे जो हमारी कवित्री है, जो पोएटेस है, आप देख ही सकते होंगे कि इनका जो बर्थ हुआ था ये हुआ था आपका 1856 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1877 में। अच्छा, इनका जो फुल नेम है ना वो है तोरू लता दत्त। बहुत ही अर्ली एज में, जानते हो, ओनली 21 ईयर की एज में शी हैज बीन डाइड। पता है कैसे मरी वो मरी है टीबी के कारण। उनके दो भाई बहन थे, एक का नाम है अब्जू और एक का नाम है अरु। ये दोनों मात्र 13 साल की उम्र में सेम चीज टीबी से इनका देहांत हो चुका था और इन्हीं के बाद 21 साल की उम्र में ना इनका भी देहांत हो चुका था। उस समय ना टीबी बहुत ही खतरनाक एक डिजीज था, इसका उपचार इतना आसानी से पैदा नहीं था, जिस कारण से ना हमारी जो लेखिका, जो हमारी कवित्री है ना, वो बहुत ही अर्ली एज में उनको देहांत हो गया था, जानते हो। लेकिन इसी अर्ली एज में उन्होंने बहुत सारे अच्छे से काम किए। उन्होंने 4-5 भाषाओं में एक एक्सपर्टीज हासिल की। जैसे एक तो जो हम इंग्लिश पढ़े उनमें तो ऑलरेडी थी, एक बंगाली, एक हिंदी और भी है फ्रेंच। सोचो, इन भाषाओं में उन्हें एक्सपर्टीज हासिल कर ली। उन्होंने ट्रांसलेटर का भी काम किया था, पता है। वाक्यों को अनुवाद करना, बुक को, किताबों को, भाषाओं को अनुवाद करना ना उनका एक सबसे पहला काम था। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उनके जो पिता थे, नाम था उनका गोविंद चंद्र दत्त, और जो उनकी माता श्री थी चित्र मोनी दत्त। ये उनको काफी सपोर्ट किया उन्होंने अपने लाइफ टाइम तक। जो उनका बर्थ हुआ था ना वो हुआ था कोलकाता में, जो पहले का नाम था कलकत्ता, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और आपको दिखाई दे ही रहा होगा उनका जो डेथ हुआ था बहुत ही अर्ली एज में हुआ था, 21 ईयर की एज में हुआ था। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उन्होंने कौन कौन सी भाषा जानते थे वो, बंगाली, फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत भी। अच्छा, ये तो थी, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमारी जो कविता है ना, आवर कैसुलर ट्री, आपके एग्जाम के लिए क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ पहले वो जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो कविता है ना एक लिरिकल पोएम। लिरिकल पोएम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कविता जो कहानी के रूप में व्यक्त की गई लेकिन उसके अंदर एक इमोशन हो, उसके अंदर एक भावना हो, है ना। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो लिखा गया है ना एक नॉस्टैल्जिक पोएम, ये इसका थीम है। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातों को याद करना, ये उनका थीम है इस कविता का, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये थीम क्या है तो आप ये लिख सकते हो नॉस्टैल्जिक है। नंबर 3, ये कहाँ से लिया गया है, तो जो कविता है ना ये लिया गया है एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से, जो पब्लिश किया गया था 1882 के अंदर। तो हमारे एग्जाम के लिए ये तीनों बात इंपॉर्टेंट वो बन जाती है। पहली बात, एक लिरिकल पोएम है। सेकेंड बात,
एक नॉस्टैल्जिक पोएम है, इसका थीम क्या है, एक नॉस्टैल्जिया बताता है हमें। और तीसरी बात, इसको लिया गया है एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान नामक एक बुक से, जो पब्लिश किया गया था 1882। आपको खुद दिखाई दे रहा होगा ना, उनके मरने के 4 साल के बाद इनका बुक को या उनकी कविता को पब्लिश किया गया। वैसे देखा भी जाता है ना कि जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं ना, उनके मृत्यु के बाद उनको पहचान मिलती है। उसी प्रकार से जो हमारी कवित्री है, जो हमारी पोएटेस है, इनको मरने के उपरांत, मरने के बाद उनको ये मान सम्मान दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें और इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, जो हम लोग अभी कविता पढ़ने जा रहे हैं, इसमें टोटल मिला के 55 लाइन्स। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 5 स्टैंजा है। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कहानियों में पैराग्राफ्स होते हैं जब हम लोग चेंज करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 स्टैंजा है। जब हम लोग चेंज करेंगे तो उसको हम स्टैंजा कहा जाता है। इसका मतलब ये है प्रत्येक स्टैंजा में 11 लाइन्स मौजूद हैं। प्रत्येक स्टैंजा में 11 लाइन्स मौजूद हैं। और इसी 11 लाइन्स में ना, इसी 11 लाइन्स में ईच लाइन्स, यहाँ पे लाइन्स नहीं होगा, लाइन कर लो, ईच लाइन हैज ऑक्टेव एंड टर्सेट। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन, टर्सेट का मतलब होता है 3 लाइन। तो उसको डिवाइड किया गया है 8 लाइनों में और 3 लाइनों। क्लियर? अच्छा, अब इसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है आखिरकार? तो जो राइमिंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो पहला 4 लाइन है वो दिया हुआ है ए बी, बी ए के तौर पे। अगला जो 4 लाइन है वो दिया गया है सी डी, डी सी के रूप में। जो लास्ट 3 लाइन है वो डिवाइड किया गया है ई, ई और ई के रूप में। इसका मतलब क्या है? तो मतलब इतना ही है कि जो इसका फर्स्ट लाइन होगा वो मैच करेगा, राइम करेगा 4th लाइन के साथ। जो 5th लाइन है वो मैच करेगा 8वां लाइन के साथ। उसी प्रकार से सेकेंड लाइन मैच करेगा 3rd लाइन के साथ, और 6th लाइन मैच करेगा 7th लाइन के साथ। और यहाँ पे 9वां लाइन, 10वां लाइन और यहाँ पे 11 लाइन वहाँ पे होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ओके, चलो, आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा होगा, आवर कैस्टोरियन ट्री। मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है? तो एक लिरिकल पोएम है, एक लिरिकल पोएम है ये। ठीक है। सेकेंड नंबर इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ से उठाया गया, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से उठाया गया है। जस्ट अ सेकेंड। हिंदुस्तान से उठाया गया है। किस ईयर में? तो इसको उठाया गया है 1882 में। ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या था यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि जो ये थीम का इस पोएम का, तो ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने पोएम के लाइनों के ऊपर। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान दोगे। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है, किस किस लाइन का, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपने देखा होगा सेमेस्टर 1 में ये एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा लाइन का कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ना? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से लाइन का कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है। ठीक है, देखोगे। फर्स्ट लाइन बोला गया, लाइक, सुनो ध्यान से, लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स। मतलब क्या बोला? लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक बहुत विशाल अजगर के जैसे। वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब होता है बांधना। वाइंड का मतलब होता है बांधना। कैसे बांधा हुआ है? राउंड एंड राउंड बांधा हुआ है। द रग्ड ट्रंक, रग्ड का मतलब होता है यहाँ पे असमतल या फिर खुरदरा। इसको बोलते हैं खुरदरा कहते हैं, अनइवन कहा जाता है।
और ट्रंक का आप लोगों को मतलब पता होगा, इसको कहते हैं छाल, या इसका पेड़ का जो छाल होता है उसको बोलते हैं ट्रंक। अच्छा, इंडेंटिंग का मतलब होता है भरा होना, स्कार्च मतलब होता है दाग। तो कहा यह गया है कि लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक बहुत ही विशाल पाइथन के जैसे, वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, बंधा हुआ है, कैसे गोल गोल बंधा हुआ है। द रग ट्रंक, जो असंतल जो छाल है वहां पे, पेड़ के जो छाल तो बहुत असंतल होता है ना, तो जो असंतल छाल है उसका इंडेंटेड, उसमें क्या भरा हुआ है, डीप विथ स्कार, उसके बहुत ही गहराई में ना दाग या जो चिन्ह होते हैं लपेटे हुए ना, उस लपेटा होने का चिन्ह वहां पे मौजूद है। और लपेटा क्या है पता है, देखो यहाँ पे, अप टू इट्स वेरी समिट। अच्छा एक बात और, जो फर्स्ट लाइन है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन है ये एक तरह का सिमिली है। सिमिली क्या होता है, एक ऐसा कोई वाक्य जहां पे तुलना हो, जहां पे कंपैरिजन हो लाइक या एज वर्ड के साथ, जहां पे तुलना होता है लाइक या एज वर्ड के साथ, उसे बोलते हैं सिमिली। तो जो फर्स्ट लाइन क्या कहलाएगा हमारा, सिमिली कहलाएगा। अच्छा थर्ड लाइन पे आते हैं, अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, वो इतना बड़ा फैला हुआ है ना जैसे कि वो तारों को छू रहा हो। अब जाहिर सी बात है उतना तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर हम लोग किसी भी वाक्य का अत्यधिक मतलब निकालते हैं या जरूरत से अधिक मतलब निकाल लेते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ये हाइपर बोले हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ये हाइपर बोले होता है। मतलब क्या, किसी का जरूरत से ज्यादा व्याख्या कर देना। तो बोला क्या थर्ड लाइन में, ये इतना बड़ा है ना, इतना ऊंचा फैल चुका है, समिट का मतलब होता है शिखर, पीक, तो ये इतना ऊंचा जा चुका है जैसे कि कोई स्टार को वो छू रहा हो। और छू कौन रहा है, अ क्रीपर, इसको हम लोग कहते हैं लताए। जो लताए है ना, बहुत देखना, ऐसे ऐसे पैरासाइट, ऐसे परजीवी जो किसी और पेड़ के माध्यम से अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, उसको हम क्रीपर बोला जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा क्रीपर का, देख सकते हो। तो एक क्रीपर वहां पे चढ़ रहा है, ठीक है, इन हुज, जिसमें एम्बेरेसिस, एम्बेरेस का मतलब क्या होता है, बांधना। अच्छा सॉरी, एम्बेरेस का मतलब होता है यहाँ पे, एम्बेरेस का मतलब होता है मिलना। जो इतना घुल मिल गया है एक दूसरे के ऊपर ना, समझ में ही नहीं आ रहा कि पेड़ कौन सा क्रीपर कौन सा। तो फोर्थ लाइन में क्या बोला गया है कि एक क्रीपर वहां पे ऊपर ऊपर चढ़ रहा है और इतना जोर से उसको जकड़ा हुआ है कि उसके ऊपर एक दाग वहां पे आ चुका है, एक वहां पे स्कार आ चुका है। आई होप 4 लाइन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है नो अदर ट्री कुड लिव, अगर इस पेड़ के अलावा कोई और पेड़ यहाँ पे होता ना, वो जीवित नहीं रह पाता। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो लेखी, जो हमारी कवित्री है, वो याद ये करिए ना कि उनके भी आंगन में एक पेड़ था, जिसके अंदर, जिसके नीचे वो अपने भाई बहनों के साथ खेला करते थे, है ना, जो कि बहुत कम एज में उनका डेथ हो चुका था, तो उनकी बस यादें उनके पास रह चुकी है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर इस पेड़ के अलावा कोई और पेड़ होता ना, तो इतना जी नहीं पाता, इतना आगे वो लिव नहीं कर पाता। बट गैलेंटली, गैलेंटली का मतलब होता है, गैलेंटली का मतलब होता है बहुत ही साहस से, मतलब क्या, बहुत ही साहस से, द जाइंट, जाइंट यहाँ पे कहा गया है उस बहुत विशाल पेड़ को, बहुत ही बहुत ही साहस से वो विशाल वृक्ष, वियर्स द स्कार्फ, वो क्या पहना हुआ है, वो एक स्कार्फ पहना हुआ है। एक पत्ता, एक स्कार्फ मतलब क्या, यहाँ पे जो फूल पत्ते हैं ना, उसको एक स्कार्फ के रूप में बोला गया है। एंड फ्लावर्स आर हंग, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पत्ते हैं ना वहां पे लटके हुए हैं। अच्छा, क्योंकि जो वहां पे पत्ते जो लटके हुए वो ऐसा दिखाई पड़ रहे जैसे छापा फूल वाला जो स्कार्फ या जो दुपट्टा होता है, तो यहाँ पे जो स्कार्फ के रूप में बोला गया है वो क्या है, वो डालियां है जहां पे फूल पत्ते खिले हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बाउस अमॉन्ग, और उन डालियों के बीच में जो गहरे लाल रंग का, क्रिम्सन का मतलब होता है डार्क रेड, तो वहां पे जो डार्क रेड कलर के जो वहां पे क्लस्ट, जो गुच्छे हैं ना फूलों के, वो वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सेंस ये भी है ना कि जैसे जो यहाँ पे क्रीपर है वो दिखाया गया है उन ब्रिटिशर्स को जो हमारे ऊपर अत्याचार करे, जो हमारे ऊपर
शोषण कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कैचुलर ट्री है वो हम जैसे इनोसेंट जो क्या बोलते हैं उसको, जो लोग हैं ना, उनको यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दो सेंस बनता है। एक सेंस तो ये है कि वो अपने बचपन के दिनों को याद करिए उस पेड़ों को देखकर, और एक सेंस तो ये भी है ना, क्योंकि वो कुछ साल यहाँ रही है, फिर बाकी चली गई थी यूरोप में, तो वहीं पे उनका डेथ हो गया था। तो वो दिखाती है ना कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो दो सेंस याद रखना, एक तो ब्रिटिशर्स वाला और एक उनके बचपन के दिनों के याद के बारे में। अच्छा, द क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बाउस अमोंग, जो क्रिम्सन जो गहरे लाल रंग का जो गुच्छा है ना, ये उन शाखाओं में जहां तहां लगे हुए हैं, जिससे वो जो दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक स्कार्फ की तरह वहां पे दिखाई दे रहा है। Here on all day are gathered bird and bee, जहां पे ना पूरे दिन भर कौन इकट्ठा होते हैं, वहां पे जो बर्ड है और जो वहां पे बी है, जो वहां पे पक्षियां है, जो कबूतरे हैं, कबूतर बोले, जो वहां पे पक्षियां और जो बी है ना, मधुमक्खियां, वो वहां पे इकट्ठा हो रहा है। एंड ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन, प्राय। प्राय क्या होता है, रात के समय में द गार्डन ओवरफ्लोज। ओवरफ्लो का मतलब यहाँ पे होगा अत्यधिक खूबसूरत दिखाई देना। देखो गार्डन जो है वहां पे, जो बागीचा है वहां पे खूबसूरत ऑलरेडी है, दिन में तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन जब रात होती है ना, तो वो जो खूबसूरती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि with one sweet song that seems to have no clues, बोला है वहां पे कि वहां से एक ऐसी आवाज आती है, एक ऐसी गीत आती है वहां से, जो कभी रात भर बंद नहीं होती है। वो किसकी होती है? संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, जो उस अंधकार से आ रही होती है। यहाँ पे एक संकेत है कि यहाँ पे ना बीटल है, आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा बीटल का, वहां पे एक बीटल है। बीटल से वहां पे जो आवाज आ रही है ना, तो बहुत ही मधुर उनको साउंड वहां से आ रही है। ठीक है। वाइल मैन रिपोज, रिपोज का मतलब होता है विश्राम करना, रेस्ट करना। तो जिस समय इंसान रेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय ये जो डार्कलिंग जो आवाज वहां से आ रही है, जो अंधेरे से जो आवाज आ रही है ना, हमारे कवित्री को, अपने मन को मोह ले रही है उनके। ठीक है, इसीलिए उनको ये देखना काफी ज्यादा पसंद आ रहा। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टैंजा। वेल फर्स्ट माई कैसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन, जब मैं पहली बार अपने केसमेंट को खोलती हूँ ना, केसमेंट का मतलब होता है ऐसी खिड़की जो दरवाजे की तरह खुलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रामीण इलाका हमारे यहाँ पे होता है इंडिया में, देखना वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत अर्ली मॉर्निंग लोग सुबह उठ जाते हैं, लोग सुबह प्रातः काल रेडी होकर अपने काम में लग जाते हैं। तो इस समय है ना जिसमें बहुत ही हल्का हल्का डॉन के समय में, मतलब जो उषा काल बोलते हैं ना, तो उषा काल में जब इन्होंने केसमेंट को खोला, जब इन्होंने अपने खिड़की को खोला ना, वाइड ओपन थ्रोन, कैसे खोला उन्होंने? पूरी तरह से खोला हुआ है, वाइड खोला हुआ है। एट डॉन, किस समय? डॉन के समय उन्होंने खोला हुआ है। माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, जैसे मेरी आंखें उसके ऊपर पड़ी ना, मैं अचंभित हो गई, मैं चौंक गई कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ये मुझे याद दिला रहा था उन बचपन के दिनों के बारे में, जब मैं अपने बचपन के दिनों में अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी। ठीक है। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, और कब? अधिकतर जब विंटर हुआ करता था, तब मुझे इनके सामने बैठना, इनको देखना बहुत ज्यादा पसंद आया करता था। ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट का एक मतलब होता है शिखर, है ना। बोला गया जब मैं इसको शिखर को देखती थी ना, जब मैं इसके अपर पॉइंट को देखती थी, तो उसको देख के मेरा मन पूरा मुह जाता था वहां पे देखकर। वहां पे कौन था पता है? ग्रे बबून। बबून का मतलब वैसे तो लंगूर होता है, आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा। एक वहां पे ग्रे कलर का बबून होता है। एक थोड़ा ध्यान देना ना, GRAY है, यहाँ पे E भी होता है, दोनों स्पेलिंग काम चलता है, GREY भी और GRAY भी। तो यहाँ पे जो ग्रे बबून है, सिट स्टैचू लाइक अलोन, वहां पे एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ रहता है वहां पे। ऑब्वियसली एक अलोन लिखा हुआ है लाइक के साथ, यहाँ पे क्या होगा? ये एक सिमिली होगा, है ना। तो कहा गया है कि बबून वहां पे बैठा हुआ रहता है एकदम मूर्ति की तरह, वेट कर रहा होता है कि कब वो सुबह होगी, कब वो मॉर्निंग आएगा।
वॉचिंग द सनराइज, और वो वहीं बैठ के उस सनराइज को देख रहा होता है। जबकि निचले शाखाओं पे, उनके निचले शाखाओं पे क्या होता है कि पनी, पनी का मतलब होता है बाल बच्चे, बच्चे बोलते हैं वैसे तो, किड्स लिख सकते हो चाहो तो, जो उस लंगूर के जो बच्चे हैं ना, ऑफ स्प्रिंग लीप, वहां से कूदते फालते रहते हैं, अबाउट एंड प्ले, वहां पे खेलते हैं, वहां पे कूदते हैं, वहां पे एंजॉय करते हैं, है ना। एंड फार एंड नियर, दूर और नजदीक क्या होता है, कोकिलास, वहां पे कुछ कोयल है। हेल द डे, हेल का मतलब होता है वेलकम करना, स्वागत करना, विद अ सरप्राइज। ओके, तो वो ये देखती है कि एक नया दिन आया हुआ है और एक सरप्राइज के साथ आया हुआ है। तो एक बबून वहां पे बैठ के उनका इंतजार कर रहा है सुबह होने का, साथ में जो दूर पेड़ों पे जो कोकिलाएं बैठी हुई है ना, वो भी क्या कर रही है, उस दिन का स्वागत कर रही है। एंड टू देयर पास्चर्स, इसको कहते हैं चारागाह, इसको कहते हैं चारागाह, जहां पे जो जानवर जो जहां पे ग्रेस करते हैं, जहां पे जो चढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं पास्चर्स। तो हुआ क्या, एंड टू द पास्चर्स वेंट आवर स्लीपी काउस, वहां पे जो नींद में, अर्ध निद्रा में जो काऊ है वहां पे जा रही होती है, क्योंकि अभी भी सुबह हुई है। तो जो वहां पे गाय है ना, गाय, जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिखा रहा है कि एक गांव का इलाका है, तो जहाँ पे गांव है ना, वहां पे जो काऊ है वो अपने आधे नींद में अपने चारागाह तक, अपने चरवाहा तक वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रही है वो। एंड इन द शैडो, उस पेड़ की परछाई कहां पड़ रही है पता है, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, कास्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, वहां पे प्रदर्शित हो रही है क्या पता है, एक छोटा सा वहां पे तालाब है, उस तालाब के ऊपर उस पेड़ का छावनी पर, उसका पेड़ का शैडो पड़ रहा है। एंड दैट हॉर ट्री, यहाँ पे हॉर का मतलब क्या होता है, हॉर का मतलब लिखोगे वहां पे जो सफेद पड़ा हुआ जो पेड़ है, क्योंकि अभी सनराइज हुआ नहीं है ठीक से, धूप पड़ नहीं रही है, तो जो वहां पे पेड़ है ना वो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। तो जो सफेद पेड़ है ना, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, कि कोई भी उनको देखकर वो अचंभित हो जाएगा। आपने एक पोएम पढ़ा हुआ होगा, ऑन अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, है ना, उसमें भी कभी क्या करते हैं ना, उस ब्रिज से जो दृश्य दिखाई दे रहा है उनको अपने सबसे अच्छे, सबसे ब्यूटीफुल, मतलब सुपीरियर दृश्य के रूप में देखते हैं वो। उसी प्रकार से जो हमारी लेखिका है ना, जो हमारी कवित्री है, वो भी क्या बोलती है कि जो पेड़ है ना, सबसे सुंदर आज दिखाई उसको पड़ रहा है इस दिन में, इस मौसम में। ये था हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड। लास्ट स्टैंडर्ड, द वाटर लिली स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब होता है खिलना। होता क्या है ना कि उस तालाब में कुछ वाटर लिलीज खिल रहे होते हैं, लाइक स्नो एंड मार्च, ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे वहां पे बर्फ जमी हो। तुलना किया गया है, याद है ना, हमने क्या सीखा है कि सिमिली है ना। तो यहाँ पे उन बर्फ से तुलना किया गया है उन वाटर लिलीज को जो खिल रहे होते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, ये इसलिए नहीं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए कि डियर इज द कैसुरिना टू माई सोल, बल्कि इसीलिए ना क्योंकि ये जो पेड़ है मेरे हृदय के बहुत ही करीब है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है। अब बता रही है कि क्यों वो अपने दिल के करीब उसको मानती है। बीनेथ, इसके नीचे ना, इट वी हैव प्लेड, कि हम लोगों ने अपने पूरे बचपन को बिताया, हमने बचपन में खेला इस पेड़ के नीचे। दो इयर्स माई रोल, और इसी को करते करते मैंने अपने पूरे जीवन को अब तक मैंने बिताया है। रोल मतलब बिताना हो वैसे तो। उसको बोलती है, ओ स्वीट कंपेनियन, वो मेरे मधुर साथी, वो मेरे प्रिय साथी, उनको बता रही है एक उनके साथी के रूप में उस पेड़ को। लव्ड एंड लव्ड इंटेंस, और आपके प्रति मेरा प्यार और दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। मेरा और जो प्यार है वो इंटेंस और तीव्र होता चला जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं तीव्र होना। फॉर योर सेक्स, और बस मैं आपके ही खातिर, बस मैं तुम्हारे खातिर ना, शैल द ट्री बी एवर डियर, मेरे हृदय के पास हमेशा पेड़ रहेंगे। मतलब मैं आपको तो पसंद करती हूँ, लेकिन आपके जैसे जो और भी मेरे पास जो पेड़ है इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, मुझे वो भी काफी पसंद आते हैं। ब्लेंड, इसको बोलते हैं मिलना।
ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट शैल अराइज, और जब जब मुझे आपका इमेज दिखाई देगा ना, मेरे वो यादें जाग उठेगी, मेरी वो यादें ताजा हो जाएगी। इन मेमोरी, और कहाँ पे, उन यादों में, टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइंड आईज, और जब तक कि मेरे आंखें उन आंसू से अंधे ना हो जाए, जब तक कि मेरे आंखों में वो आंसू भर ना जाए, तब तक मुझे वो मेमोरी याद आते रहेंगे। What is that dirge like? डर्ज का मतलब क्या होता है? डर्ज का मतलब होता है शोक, ठीक है। लाइक मर्मर दैट आई हियर, मेरे जो कानों में जो एक शोक गीत सुनाई दे रहा है, जो यहाँ पे एक जो हमें एक आवाज सुनाई दे रही है, वो मुझे एक बहुत ही दुख दे रही है, मुझे एक पीड़ा दे रही है, मुझे कष्ट दे रही है। लाइक द सी ब्रेकिंग, ये उसी प्रकार से कष्ट दे रही है जिस प्रकार से समुद्र जब ठोकर मारती है ना, किसको पता है? ऑन अ सिंगल बीच, सिंगल का मतलब होता है चट्टानों से भरा हुआ बीच, जिस प्रकार से चट्टानों के ऊपर वो समुद्र की लहरें टक्कर मारती है ना, उसी प्रकार से ये यादें आज मेरे मन को कचोट रही है, मेरे मन को तकलीफ दे रही है। इट इज द ट्रीज लेमेंट, और जिस प्रकार से पेड़ विलाप कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से मैं भी विलाप कर रही हूँ। ऑन ईरी स्पीच, ईरी का मतलब होता है बहुत ही भयानक स्पीच, जो ये दुख वाले जो मोमेंट है, जो ये पल है, मैं अब कुछ बोलने के सक्षम में नहीं। दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड में रीच, हैप्पी का मतलब होता है और शायद, दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड में रीच, और शायद मुझे ये यादें, मुझे ये पल, मुझे ये मेमोरी शायद एक अननोन भूमि पर मुझको लेकर चले जाए। मैं एक अलग दुनिया में पहुंच चुकी हूँ, जिसका मैं वापस आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई बहुत ही टफ नहीं, बहुत इजी है। अगले जो दो पैराग्राफ बचे हुए हैं, जो दो स्टैंजा बचे हुए, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।